ठीक है। तो हाँ, तो क्या हुआ फिर, सोल्यूशन सिंपल सी चीज़ आई, धीरे-धीरे चीज़ें मॉडिफाई हुई। अब आपने जावा में भी सुना होगा कि इंटरफेसेस वगैरह यूज़ करने चाहिए, इससे क्या होती है, लूज़ कपलिंग होती है। तो लूज़ कपलिंग हमारे अपने जावा मॉडल वगैरह इन सब पे तो आ गए, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होता है, हमें और भी ज़्यादा लूज़ कपलिंग चाहिए होती है, जिससे क्या होता है, यूज़र्स को बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। इस ठीक है, पॉइंट को दोबारा थोड़ा सा समझाओगे विजय? मेरी समझ इसको में नहीं आया पॉइंट, यही वाला पॉइंट, यूजर को वेट ना करना पड़े, लूज कपलिंग वाला। हाँ हाँ हाँ, बता देता हूँ। तो लेट सपोज जनरली क्या है कि अब हमने कोई एपीआई पे, लेट सपोज हमारा कोई एप्लीकेशन है और उस पे एप्लीकेशन पे से सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म पे क्लिक किया और लॉगिन फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होता है, हमारा जो यूआई होता है वो सर्व्ड होता है। ठीक है, तो लेट अज्यूम कि हमारे पास जो यूआई डैशबोर्ड पेज हमारा एडमिन के लेट सपोज आ रहा है और उसमें अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं, चार्ट प्रिपरेशन हो गई और डिटेल्स हो गए, प्रोजेक्ट्स कितने हैं, यूजर्स कितने हैं, ये सारी बहुत सारी तरीके की इंफॉर्मेशन हो गई। तो इन सिनेरियोज में क्या होता है कि अब जब तक ये सारे चीज़ें लोड नहीं हो जाएंगी, डेटाबेस से उठ करके हमारे पास नहीं आ जाती, तब तक क्या होता है, हमारा जो यूआई होता है वो रेंडर नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा, ठीक है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पीछे से एजेक्स कॉल लगा सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, टेम्पलेट रेंडर हो जाएगा, यूआई आ जाएगी, फिर धीरे धीरे एजेक्स कॉल के थ्रू सारी चीज़ें क्या होंगी, रिफ्रेश होंगी। ठीक है, अब सिंपल सा ये तो आसान सा तरीका है, इसको हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब ये सोचो कि आप पूरे के पूरे पेज को या पूरे के पूरे एप्लीकेशन को अगर आप एजेक्स के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, तो हाउ मच एफर्ट यू विल टेक, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा काम लगेगा। और उसके बावजूद भी ये सारा प्रोजेक्ट क्या हुआ, आपके जावास्क्रिप्ट आपके एप्लीकेशन में ही हुआ, तो आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, हैवी टू हैवी होती जाएगी। और लेट्स सपोज आप डिप्लॉयमेंट भी करते हो तो क्या होंगे, सारे जो बिल्ड बनेंगे उसमें जेएस भी आती है, सीएसएस वगैरह सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, तो हमारा जो ना चाहते हुए हमारी जो वॉर फाइल होगी वो बड़ी होती जाएगी। ठीक, इससे हमारा सर्वर का स्पेस भी कंज्यूम होगा और प्लस एरर ट्रेस करने में भी दिक्कत होगी। तो फिर इन लोगों ने कुछ लोगों ने सोचा कि कुछ ना ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ये जो अजेक्स कॉल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उसको उठा करके हम एक अलग एप्लीकेशन बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि यूआई से रिलेटेड या यूजर्स इंटरेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो हमारी उस एप्लीकेशन पे ना होकर के दूसरी एप्लीकेशन पे होगी। इससे एक और एडवांटेज क्या हमें मिल जाएगा कि इससे हम क्या होगा, बैकएंड सर्वर जो हमारा है उसमें हम मल्टीपल टाइप के चीज़ें, मल्टीपल टाइप के डिफरेंट एप्लीकेशंस भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज लोड बैलेंसिंग से रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है आप माइक्रो सर्विसेज बनाना चाहते हो। ठीक, तो अगर ये यूआई को अलग करने का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आया होता तो शायद माइक्रो सर्विस का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया होता। माइक्रो सर्विस इसलिए इन्वॉल्व ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि हम अब यूआई को अपने मेन एप्लीकेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ना अगर देखा जाए तो अब सिंपल सा है कि एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन के दो पार्ट होंगे, एक होगा फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, और वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे यूजिंग कॉल्स लाइक रेस्ट कॉल्स एंड एचटीटीपी कॉल्स, बट वो आपस में क्या होंगे, बाइंड नहीं होंगे। ठीक है, उनका आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो फ्रंट एंड अपना अलग तरीके से काम करेगा, बैक एंड अपना बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। वो चीज़ हमारे ग्रिल्स वगैरह में या फिर इस सर्वलेट स्प्रिंग वगैरह में नहीं होती है। और हम जो बैकएंड से एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें हमें यूआई से रिलेटेड कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं फंक्शनैलिटी के ऊपर, प्लस बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं एपीआई के ऊपर। और एपीआई यूज़ करने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप मल्टी एप्लीकेशंस का सपोर्ट दे सकते हो। लेट सपोज क्या हुआ, आप ऐप बना रहे हो, वो उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, और आईओएस ऐप है, मोबाइल डिवाइस, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए अलग अलग ऐप है। लेट्स सपोज आप टीवी वगैरह के लिए ऐप बना रहे हो। ठीक है, तो रेस्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत आसान हो जाता है। अब बात आई कि चलो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बैक एंड एप्लीकेशन अलग हो गया, उसके बाद अब अगर हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन को वापस से फिर से वही पुराना तरीका यूज करें, सब कुछ रिएक्ट जेएस से, वो सब कुछ एजेक्स कॉल से बनाए, तो वो जो चीज़ें होती सब कुछ मैनेज ना करना पड़े, इसलिए हमारे पास आया नोड।
npm नोड वगैरह है। npm जनरल एक पैकेज मैनेजर है, जिस तरीके से आप ग्रेटल या माविन को यूज करते हैं वैसे ही है, और कुछ खास डिफरेंट नहीं है। ठीक है, जो मेन है जैसे हमारे पास जावा होती है और दूसरे लैंग्वेजेस के जैसे सी शार्प हो गया, ठीक है, स्विफ्ट हो गया, तो उसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक तरीके से प्लेटफॉर्म है नोड। ठीक, तो आ गया नोड। अब उसके बाद अब इन्होंने बहुत बहुत से लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई हैं जिसका यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने के लिए, जिसमें से एंगुलर जेएस है जो सबसे इनिशियल लेवल पे आया था, और वो गूगल वालों का है। उसके बाद है रिएक्ट जेएस जो फेसबुक वालों ने बनाया हुआ है। फेसबुक में भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एप्लीकेशन में, तो उनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्लो होने लगा था, तो उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यूएक्स यूआई इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क बनाया था अपने लिए। फिर बाद में इन्होंने इसको क्या कर दिया, पब्लिक ओपन सोर्स कर दिया कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास है Vue.js, जो मतलब किसी बड़े कंपनी लेवल पे तो नहीं है, बट हाँ ये कुछ लोगों ने मिलकर Vue.js बनाया हुआ है, जो टोटली इंस्पायर्ड है हमारे React.js और AngularJS से। अब React.js AngularJS में कुछ इश्यूज हैं जिनको इन्होंने रिजॉल्व करने के लिए Vue.js बनाया हुआ है। सबसे बड़ा इशू क्या है कि सबसे बड़ा इशू तो AngularJS में ये है कि इसके जो वर्जन्स होते हैं बहुत ही रैपिडली चेंज होते हैं। ठीक है, अभी आपने कोई नया वर्जन सीखा, तो जब तक आप उस वर्जन की सारी चीज़ें सीखते हो तब तक कोई नया वर्जन मार्केट में रिलीज हो जाता है। अब इस कंपैरिजन में रिएक्ट जेएस में ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्ट जेएस में है जो वर्जन आते हैं बहुत लेट लेट आते हैं। इसका मतलब अगर आप किसी वर्जन को सीखते हो तो आप उसी वर्जन पे लॉन्ग टर्म तक के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। और प्लस जो नए वर्जन आते हैं वो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी को ध्यान में रख के दिए जाते हैं, और उसमें माइनर से चेंजेस होते हैं जिनको वो सिर्फ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा Vue.js है। और React.js में क्या प्रॉब्लम होता है, एवरीथिंग इज लाइक HTML। ठीक है, इस एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। एवरीथिंग लाइक HTML, आपको क्या करना होगा, सब कुछ HTML में ही लिखते हो। तो इसमें भी एक तरीके से जो डिफरेंशिएट कंसर्न होता है ना, वो कि हमारा स्क्रिप्ट अलग हो, CSS अलग हो, सब कुछ अलग अलग हो, तो वो चीज़ इसमें ठीक तरह से अचीव नहीं हो पाती, तो वो हमारे Vue.js में है। Vue.js में क्या है कि आप एक टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट के अंदर आप सारे HTML से रिलेटेड चीज़ लिखते हो, स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर स्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ लिखते हो, SRC और स्टाइल होती है उसमें आप स्टाइल से रिलेटेड चीज़ रखते हो, जो मतलब जो नॉर्मल हमारा सिंपल HTML में फॉलो होता है। HTML पेज में कि एक हेडर हो गया, हेडर के अंदर हमारे स्टाइल हो गई, और बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर हमारे टेक्स्ट हो गए, फिर स्क्रिप्ट टैग आ गया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारे सारे स्क्रिप्ट होंगे। तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए Vue.js इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे HTML CSS आपको आती है और आप कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन सीखना चाहते हो, तो Vue.js आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो React.js का है। React.js का क्यों है, Vue.js का क्यों नहीं है, क्योंकि React.js जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी का है, तो लोगों को इस तरह का ट्रस्ट ज़्यादा होता है। जैसे कोई नया मार्केट, कोई सामान आपके साथ बगल वाली दुकान में कोई नया तरीके का चिप्स आता है, आप उसको नहीं प्रीफर करते हो, क्यों? क्योंकि पास जब आपके पास ऑप्शन है हल्दीराम वगैरह इन सब के चिप्स का, तो आप वो लोकल मार्केट पे क्यों जाओगे? तो सेम केस यहाँ पे रिएक्ट जैसे केस में भी ज़्यादा आ जाता है कि ये किसी बड़े कंपनी का है, तो जो बैकअप कंपेटिबिलिटी है या फिर जो ब्लॉगर्स हैं प्लस जो डेवलपर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे और हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ये सोचकर सब लोग रिएक्ट जेएस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, बट Vue.js की एक और लाइब्रेरी है Nuxt.js। सो अगर आप Nuxt.js को यूज करोगे तो यू विल बी लाइक आप एमवीसी से बाहर गए ही नहीं, वो नॉर्मल एमवीसी की तरह चलता है, और उसको जो फ्लो होता है उसको समझना काफी आसान होता है। ठीक है, रिएक्ट जेएस में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, तो आज का जो सेशन है वो रिएक्ट जेएस का ही है, तो रिएक्ट जेएस पे फोकस करते हैं। इन फ्यूचर कभी अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो मैं नेक्स्ट और Vue.js का भी सेशन ले लूंगा। ठीक है, तो एक JS लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन लाइक यूजर इंटरफेसेस बनाते हैं। अब क्यों यूज करना चाहिए, तो ये लिखा हुआ easier but not easiest वन इज Vue.js with Nuxt.js।
ठीक है। यूज सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट विद देयर ओन स्टेट। तो इसमें एवरीथिंग इज लाइक अ कंपोनेंट, जो कुछ भी इसके अंदर हमारे होता है रिएक्ट जिसका, तो सब कुछ कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट एक तरीके से समझ लो, सिंपल से एग्जांपल है, अगर हमारे पास एक रूम है, ठीक है, तो रूम भी क्या होगा, आपस में एक कंपोनेंट हो गया। अब रूम के अंदर क्या होगा, अलमीरा हो गई, वो भी कंपोनेंट हो गया। तो एवरीथिंग लाइक एवरी एंटिटी इन दिस इन दैट रूम इज लाइक अ कंपोनेंट। ठीक है, तो सब कुछ आपको ब्रेक कर सकते हो। प्लस उनके अपने अपने स्टेट होते हैं। स्टेट मतलब हो गया एक तरीके से बोला तो उसकी लेट्स सपोज आपको किसी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है। लेट्स सपोज आपके पास एक रूम के अंदर बॉल है, बॉल के अंदर अपने अपने स्टेट हो गई कि कहाँ पर है, किस स्टेट पर है, ग्राउंड स्टेट पर है या जंपिंग स्टेट पर है। ठीक है, इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी क्या होगी, उस बॉल से एसोसिएटेड हो गई। ठीक है, तो एवरीथिंग इन रिएक्ट इज लाइक अ कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट हैव देयर ओन स्टेट। स्टेट वगैरह हम आगे बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट का अपना स्टेट होगा। मोर इंटरेक्टिव यूआई बना सकते हैं। तो इंटरेक्टिव यूआई जो होता है वो हमारा बहुत सारे डिपेंडेंसीज वगैरह होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। प्लगइन्स वगैरह होते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, मटेरियल यूआई हो गया, सिमेंटिक यूआई हो गया। ठीक है, और नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस में भी डिजाइन कर सकते हो। अब एक जो अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें ये है वर्चुअल डॉम। ठीक है, तो डॉम होपफुली आप सब लोगों को पता होगा डॉम क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसमें रिएक्ट जेएस में क्या होता है, ये वर्चुअल डॉम होता है। वर्चुअल डॉम इट मींस देयर इज नथिंग एग्जिस्ट इन दी डॉम। और ये क्या होता है, सब कुछ वर्चुअली होता है। और जब सब कुछ प्रिपेयर हो जाता है, लाइक सब वो सारा काम हो जाता है हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड या कुछ भी, वो उसके बाद जाता है हमारे डॉम के ऊपर अपेंड हो जाता है। ठीक है, इट्स लाइक इन मेमोरी आप सारी चीजें प्रिपेयर हो रही हैं, और जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो वो हमारे एक्चुअल डॉम में जाके रेंडर हो जाता है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल अभी दिखा दूंगा। JSX, हाँ ओके, रिएक्ट जेएस में क्या होता है, JSX पैटर्न फॉलो होते हैं। JSX पैटर्न मींस यू शुड हैव टू फॉलो HTML लाइक सिंटैक्स। तो HTML लाइक सिंटैक्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और इट्स नॉट अ HTML, इट्स बेसिकली लाइक एन XML। सो HTML और XML में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है कि आप HTML के अंदर अगर आपने कोई क्लोजिंग टैग नहीं दिया हुआ है या सेल्फ क्लोजिंग वो नहीं है तो भी वो चलता है। बट एक्सएमएल के केस में क्या होता है, आपको सेल्फ क्लोजिंग हो या फिर तो उसका क्लोजिंग टैग देना होता है। तो सिमिलरली हमें JSX है, उसमें भी हमें क्या करो, जो भी कुछ लिखेंगे HTML के फॉर्मेट में ही, HTML में ही लिखते हैं। बट एक चीज़ का कंसेंट हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसका या फिर तो सेल्फ क्लोजिंग हो या फिर तो उसका क्लोजिंग टैग हो। तो अगर सेल्फ क्लोजिंग का एग्जांपल अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। PR हो गया, ये क्या होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। ठीक है, और अगर मैं क्लोजिंग टैग की बात करूँ तो हमारे पास हो गया पैराग्राफ या डिव टेबल, ये सारी चीजें क्या होती है, क्लोजिंग टैग इनके हमें देने पड़ते हैं। ठीक, तो हमें जब भी हम इसमें कोडिंग करेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सेल्फ क्लोजिंग हो या फिर तो उसका क्लोजिंग टैग अवेलेबल हो। ठीक है, अब रिएक्ट जेएस सीखने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आप उसे सीख सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर अलग से कुछ फोकस करके बता दूं तो वो मुझे आप स्काइप पे मैसेज कर देना बाद में, तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो आफ्टर द कॉल, लेट सपोज हमारा 12:30 बजे खत्म होता है, तो उसके बाद में 15 मिनट का टाइम दे दूंगा आप लोगों को, आपको जो पूछना हो उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस नोट करते रहिए, और लास्ट में पूछेंगे तो आप ज़्यादा सीख भी पाएंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल पाएगा। ऐसे बीच में इंटरप्शन होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो ओके, सो रिएक्ट जेएस सीखने से पहले हमारे पास क्लासेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, एरेस कैसे बनाते हैं, कंडीशन कैसे बनाते हैं लिखते हैं, और लूपिंग कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो हमें पता होना चाहिए। बहुत सा आसान सा है, मैं सिंपल सा अगर एग्जांपल लूँ तो जेएस में ये होता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट नहीं होता, हमारे पास एरे ही होता है, और ये होता है एरे। और कंडीशन हमारा वही इफ एल्स वाइल हो गया, और सॉरी कंडीशन हमारा इफ एल्स हो गया, और लूपिंग के लिए हमारे पास हो गया फॉर लूप, फॉर ईच, और मैप भी है, आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद हो गया तुम्हारा वाइल।
ठीक है, तो अगर आपको इतना पता है तो यू आर गुड इनफ टू गो। ठीक, और उसके बाद है क्लासेस। जावा में जावास्क्रिप्ट में क्लासेस वगैरह मतलब काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस का जावास्क्रिप्ट में। तो पूरा कुछ सब कुछ तो नहीं, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्लासेस कैसे बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो इतना ही काफ़ी है। ये जावा से ही ज़्यादा तरीके से सिमिलर, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो क्लासेस नाउ यू कैन लीव बट उसके बाद है फॉर ईच, मैप और फिल्टर। तो फॉर ईच हमारा जावा में जैसे होता है वैसे ही है। मैप और फिल्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर आप मोस्ट प्रोबेबली आप सारे के सारे ग्रूवी फील्ड से हो तो मैप और फिल्टर आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। तो वो जो मैप फिल्टर्स होते हैं वैसे ही हमारे पास मैप और फिल्टर यहाँ पे भी है। ये मैप वो हमारा हैश मैप या वो मैप नहीं है, ये मैप हमारा जो है वो डॉट मैप मेथड है। ठीक है, तो डॉट मैप भी एक तरीके से हमारा लूपिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिल्टर हमारा वही है कि ऑब्जेक्ट में जैसे ही हमारे पास फिल्टर ग्रुपिंग में होते हैं, एनी हो गया, फाइंड हो गया, फाइंड वन हो गया, तो उस तरीके से फिल्टर्स होते हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पे फिल्टर्स है, सबके लिए कॉमन फिल्टर ही है। एरो फंक्शन, ये मैं जैसे जैसे प्रोग्राम बताऊंगा उसमें एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि एरो फंक्शन क्या होते हैं, इनका फायदा क्या है और कब एरो फंक्शन यूज करना चाहिए, कब एरो फंक्शन नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद एक ये लाइब्रेरी है एक्सियस। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे पास गूगल वालों का जो एंगुलर है, उन्होंने उसके लिए HTTP दे रखा हुआ है, HTTP करके उनका एक लाइब्रेरी आती है, उसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आप एक्सेस वो अजेक्स कॉल मारते हो, तो ठीक है, तो वो एक्स HTML रिक्वेस्ट, एक्स HTML रिस्पॉन्स, इन सब को फॉलो करता है। उसी तरीके से एक सिंपल बहुत कूल सी लाइब्रेरी है एक्सियस, सिंपल सी है लाइब्रेरी। तो हम इसका यूज करेंगे अपने सारे API कॉल्स मारने के लिए। आपको कुछ भी प्रीफर कर यूज कर सकते हो, बट हम लोग इन सेशन और इन फ्यूचर भी कभी भी हम एक्सियस को ही यूज करेंगे। तो आप एक सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन उसका फॉलो करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पर्सनली बता देना, मैं आपका अलग से सेशन ले लूंगा एक्सियस पे। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। पहला तो हो गया, ठीक है, टर्मिनल दिख रहा है मेरा? ठीक है, सबसे पहले आपके सिस्टम में होना चाहिए नोड और npm। ठीक है, तो जब आप नोड इंस्टॉल करते हैं तो नोड के साथ साथ npm ही इंस्टॉल हो जाता है। और वर्जन 11 के बाद हमारे पास एक टूल हमें मिल जाता है जिसको बोलते हैं npx। ये भी मोस्ट आपके सिस्टम में होगा। ठीक है, ये नोड 11 या 10 के बाद आ जाता है अपने आप। जब 12 इंस्टॉल करते हो तो npx भी इंस्टॉल हो जाता है। और हम npx का फायदा भी, एडवांटेज क्या होता है हम वो भी देखेंगे, और npx यूज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देखते हैं, इसका अल्टरनेटिव क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है कि रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन पहले बनाते कैसे हैं हम उस पर आते हैं। तो लेट्स सपोज मैं प्रैक्टिस पे चला जाता हूँ, और उसके सबसे सिंपल एग्जांपल है। आपको सबसे पहले रिएक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक टूल आता है। जैसे हमारे पास जावा का एप्लीकेशन रन कराने के लिए हमारे पास कमांड लाइन टूल आता है जावा, पाइथन के लिए पाइथन आता है, ग्रूवी के लिए ग्रूवी आती है। उसी तरीके हमारे पास क्या होते हैं कि हमें npm मिला हुआ है, एक कमांड लाइन टूल है। इसका यूज करके हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ता है एक कमांड लाइन टूल फॉर रिएक्ट। ठीक है, npm इंस्टॉल। और ये जो टूल हम इंस्टॉल करेंगे वो हमें ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम -g लगाते हैं। और -g के अलावा कौन कौन से ऑप्शन है? -g के अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट ऐसे इंस्टॉल कर दें। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है -g, तीसरा ऑप्शन है सेव, और चौथा ऑप्शन है सेव डेव। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। एक तो हो गया बिना किसी आर्गुमेंट के, दूसरा हो गया -g के यूज करके, -g इज फॉर ग्लोबल, hyphen hyphen save is for saving the dependency in your project in your package or JSON file। और सेव डेव का मतलब होता है एक डेव डिपेंडेंसी होती है हमारे पैकेज और जेसन के अंदर, उसमें अगर कुछ इंस्टॉल करना होता है तो सेव डेव का यूज करते हैं। ठीक, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ग्लोबल टूल इंस्टॉल करते हैं फॉर रिएक्ट। तो हो गया क्रिएट रिएक्ट
ऐप, ये ग्लोबल टूल है, इसका हम यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक, तो हमारा एक कमांड लाइन टूल इंस्टॉल हो गया, क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब हम इसका यूज करके एप्लीकेशन बनाते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसका नाम दे देते हैं रिएक्ट सेशन। ठीक, तो ये कमांड लाइन टूल है, ये अपने आप ही आपका रिएक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया हमारे। इसका क्या करेगा, ये अपने आप एक एक प्लगइन, एक सॉरी प्रोजेक्ट आपके लिए प्रिपेयर करके दे देगा। ये कुछ चीजें इंस्टॉल कर रहा है बैकग्राउंड में, क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है वो हम सब बाद में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इट विल टेक सम टाइम। जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक हम कुछ आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही पीपीटी में बताया था कि एवरीथिंग इन रिएक्ट इज लाइक अ कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट विल हैव देयर ओन स्टेट। तो रिएक्ट स्टेट क्या होता है, रिएक्ट स्टेट एक तरीके से ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर की वैल्यू करके पेयर हो, की वैल्यू करके इसमें हम चीजें रखते हैं। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है हमारे स्टेट का, तो इसी तरीके का हमारा क्या होगा, रिएक्ट का स्टेट बनेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल हो गया हमारा कंपोनेंट होगा बॉल, तो बॉल कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज अपने बॉल का कोई नेम है तो बॉल का नेम हो गया, या बॉल का कोई कलर हो गया तो आपने कलर दे दिया भाई, चलो बॉल का हमारे पास कलर हो गया रेड। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हमारी जो भी प्रॉपर्टी आप रखना चाहते हो, बॉल की साइज क्या होगी, तो क्या करेंगे हम उसके स्टेट के अंदर रखेंगे। तो कंपोनेंट की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो कहाँ रहेगी, उसके स्टेट के अंदर रहेगी। ठीक है, so it has a state which is an object that determines how the component render and behaves, and we can also have application level state। जैसे हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है स्प्रिंग बूट उसमें, स्प्रिंग एमवीसी में, सर्वलेट में, तो उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे भी ग्लोबल मतलब एप्लीकेशन लेवल पे भी स्टेट मैनेज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, कंपोनेंट वाइज भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि एप्लीकेशन भी हमारा क्या है, जैसे एक रूम की भी तो प्रॉपर्टी होगी, रूम भी हमारा क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया, तो इसकी भी प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स रखे हुए हैं वो उनके भी अपने अपने स्टेट होंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेवल भी आप मैनेज कर सकते हो, ताकि क्या सारे रूम की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए, और चाहो तो कंपोनेंट वाइज भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्रिएट रिएक्ट ऐप, CLI टूल है फॉर क्रिएटिंग रिएक्ट एप्लीकेशन। इट यूजेस वेबपैक बट डोंट एनी कॉन्फ़िगरेशन अंटिल यू वांट टू ओवरराइट। ठीक है, ये क्या करता है, बैकग्राउंड में वेबपैक को यूज करता है। वेबपैक एक तरीके से स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जो क्या करती है, हमारे एप्लीकेशन के को कैसे मैनेज करना है वो डिफाइन करते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल हो गया कि हमारा index.html पेज हो गया, ठीक है, और हमारे पास 10-15 तरीके की जेएस फाइल या हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि जब मैं एप्लीकेशन को चलाऊं, या जब मेरा एप्लीकेशन प्रोडक्शन के लिए बिल्ड हो जाए, या फिर मैं उसको मुझे उसका बिल्ड फाइल बनानी है, तो वो 15-20 या 50-100 फाइल जो होंगी वो कंबाइन होकर सिंपल सी क्या होनी चाहिए, एक फाइल में कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे हो गया index.html और एक फाइल बन गई build.js हो गई या app.js हो गई। ठीक है, अब आपके पास है 50 या उससे भी ज्यादा फाइल, आप सबको तो एप्लीकेशन में एक फाइल में कॉपी कर पेस्ट कर नहीं सकते हो, और प्लस उसके अंदर आपने चेंजेस किए तो फिर उसमें जाके चेंज करो, तो वो सब ना करना पड़े, इसमें क्या करते हैं, वेब पैक को यूज करते हैं। और ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया, और भी बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल क्या है, लेट सपोज आपने कोई लाइब्रेरी यूज की हुई है, या आप कोई स्टाइलिंग करते हो, बहुत तरीके से स्टाइलिंग होती है, पहले हमको क्या पता था, डॉट सी एस एस फाइल पता थी, लेकिन अब क्या होता है, डॉट एस सी एस एस भी आ गई है, डॉट एल ई एस भी आ गई है। ठीक है, तो अब ये कैसे कंपाइल करना है, और प्लस और भी फाइल अपलोडर करके बहुत सी लाइब्रेरीज आती हैं, इमेज हमें कहाँ से उठानी है, इमेज जैसे आपने एप्लीकेशन में नहीं रखना चाहते, या एप्लीकेशन के पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन में रखना चाहते हो, ठीक है, तो वो फाइल कहाँ से उठानी है, तो उन सब का यू कंबाइन करने के लिए हमारे पास वेब पैक होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, इसको भी कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना। ठीक है, इट हैज अ डेव सर्वर एंड हॉट रीलोडिंग। डेव सर्वर का मतलब, हॉट रीलोडिंग, डेव सर्वर तो नॉर्मल सा वही है कि एक पोर्ट पे स्टार्ट हो जाता है आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट उसमें, और हॉट रीलोडिंग का सेंस ये होता है कि जब भी अगर आप एप्लीकेशन में कोई चेंज करते हो, ठीक है, आपने लेट से आपने कुछ किसी किसी का नाम चेंज किया या कोई कंटेंट चेंज किया, तो वो इंस्टेंटली लाइक विद इन मिली सेकेंड वो आपकी यूआई पे रिफ्लेक्ट कर जाता है।
ठीक है। तो हॉट रीलोडिंग क्या होती है, एप्लीकेशन में कोई भी चेंज हुआ तो वो चेंज जो हमारा जो होगा वो यूजर को भी दिखना चाहिए, ठीक है। npm run build ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। जब स्टार्ट हो गया तो इसमें कुछ चीजें लिख कर आई है, npm start to start the development server, npm run build to create the build of your application, npm test for testing, और उसके बाद और भी हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सब क्या है, कैसे यूज करते हैं। और सबसे पहले मैं वेब स्टॉर्म यूज कर रहा हूँ एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो वहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ तो हमारे रीडमी फाइल में यहाँ पे भी है, तो अभी इसको बाद में देखेंगे, एक्सप्लेन करता हूँ पहले इधर, ठीक है। तो भाई मैं हमारे एप्लीकेशन का नाम हो गया नेम, उसके बाद वर्जन, पहले हमारे पास वर्जन 2 डेसिमल तक चलता था, लेकिन नोट के नए वर्जन जब से आए थे आई थिंक 11 या 10 के बाद उन्होंने वर्जन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आपको 2 डेसिमल तक चाहिए होगा, ठीक है। और ये हो गई हमारी डिपेंडेंसी, ये वही डिपेंडेंसी है जो हम जब क्रिएट रिएक्ट ऐप करके एप्लीकेशन का नाम दिए थे, तो यही वो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा था, ठीक। उसके बाद हो गया एक सेक्शन हो गया ये स्क्रिप्ट, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और उसके बाद कुछ और भी चीजें हो गई है छोटा मोटा, तो इनको भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब जो समझना है वो ये था कि अभी मैंने बताया कि npm इंस्टॉल -g का एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करना है, लेट्स अपने एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, cd react सेशन, हम करते हैं npm इंस्टॉल npm इंस्टॉल, हम एक्सीएस यूज करने वाले थे तो बस एक्सीएस इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्सीएस, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ देखा जाए इस नोड मॉड्यूल को, जब भी कोई डिपेंडेंसी हमारे इंस्टॉल होती है वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाती है, जैसे हमारे पास बिल्ड लाइब्रेरी होती है स्प्रिंग बूट वाले में, तो उसमें हमारे सब पूरे चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो कोई एक्सीएस है, नहीं है, ठीक है। ये इंस्टॉल तो हो गया, ये आ गई एक्सीएस, ठीक है। तो इन्होंने रिएक्ट वालों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है कि आप npm इंस्टॉल करते तो वो हमारे डिप पैकेज और जेसन के अंदर ऐड हो जाता है। बट जनरली क्या होता है, इससे इससे हमारे एप्लीकेशन के अंदर वो लाइब्रेरी आ तो जाती है, बट वो लाइब्रेरी हमारे पैकेट और जेसन के अंदर ऐड नहीं होती है। तो पैकेट और जेसन के अंदर वो ऐड हो जाए उसके लिए हमें फोर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव और फिर लाइब्रेरी का नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये पैकेज हमारा पैकेट और जेसन में भी ऐड हो जाएगा। अब पैकेट और जेसन में ऐड करने की जरूरत क्यों है, तो इसको इस तरीके से समझो, ये हमारी बिल्ड डॉट गेडल फाइल है जिसके अंदर हमने सारी डिपेंडेंसी डाली है। तो स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन का होता है, हम पहले डिपेंडेंसी ऐड करते हैं और उसके बाद फिर हम बिल्ड करते हैं तो वो डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाती है। हमारे इस वाले केस में क्या होता है, हमने npm इंस्टॉल किया तो पहले डिपेंडेंसी डाउनलोड होगी, उसके बाद फिर वो हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड होगी, ठीक। अब लेट सपोज आपने यहाँ पे ऐड नहीं किया और आप सर्वर पे गए, और वहां पे जब आप सर्वर पे जा करके npm इंस्टॉल करते हो तो उस टाइम पे क्या होगा, वो पैकेट और जेसन को रीड करेगा और उसमें ये लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या करेगा, उसको वो डाउनलोड नहीं करेगा। तो इसमें अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो अगर हमने इसका यूज किया हुआ है तो हमारा एप्लीकेशन क्या होगा, सर्वर पे नहीं चलेगा, सर्वर पे नहीं चलेगा, या किसी दूसरे एप्लीकेशन या दूसरे सिस्टम पे जाकर चला तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से एक जो लाइब्रेरी है वो मिसिंग है। तो अगर आप किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हो तो आप इंश्योर कर लो कि वो हमारे पैकेट और जेसन के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। तो सिंपल हो गया, एक सिंपल सा ये एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हमारे पास सेव डेफ का होता है।
ये हमारे पास अभी कोई डेव डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है, हमारे पास सिर्फ डिपेंडेंसी है। अभी मैं क्या करता हूँ, फोर्स करता हूँ एक्सीएस को डेव डिपेंडेंसी में डाल जाने के लिए। तो मैंने सेव डेव लगाया, एक्सेस किया, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास अब डेव डिपेंडेंसी करके आ गई यहाँ पे, पहले ये नहीं थी, अब ये डेव डिपेंडेंसी करके आ गई, हमारा एक्सीएस वहां से हट के हमारे यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो डेव डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके से समझ लो, वाइल डेवलपमेंट यू नीड ऑल दिस फाइल्स। ठीक है, तो मतलब फॉर द डेवलपमेंट डिपेंडेंसी हो गई, और हो सकता है आपको ये डिपेंडेंसी आपको एप्लीकेशन में नहीं चाहिए होगी, तो डेव डिपेंडेंसी मतलब बिल्ड के टाइम पे इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, बिल्ड के टाइम पे सिर्फ डिपेंडेंसीज वगैरह को वो कंबाइन करता है। ठीक है, तो सिंपल सा है डेव डिपेंडेंसी इसमें आगे, बाकी ये सारी जो डिटेल्स होंगी वो आपको उस पे एनपीएम के सर्वर पे मिल जाएगी कि डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी क्या होती है। अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटेगा भी नहीं, तो इसको कट करते हैं, यहाँ प्रेस कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये स्क्रिप्ट क्या होता है। तो जो हमारे कमांड्स यहाँ पे पहले लिख के आ रहे थे, वो चले गए, रीडमी फाइल में है वैसे तो। तो ये जो npm स्टार्ट होता है, तो ये जो स्टार्ट है वो तो बाय डिफॉल्ट हमें नोड के साथ ही मिल जाता है, npm स्टार्ट, npm रन। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमें नोड के साथ ही मिल जाते हैं। ठीक, लेकिन ये जो इसमें और लिखा हो ना, ये npm बिल्ड, npm टेस्ट, npm इजेक्ट, ये नहीं मिलते हैं हमें। तो इन सब को चलाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, npm रन यूज करना पड़ता है। तो npm रन स्टार्ट, npm रन बिल्ड, npm रन टेस्ट, npm रन इजेक्ट। तो जब हम npm रन स्टार्ट करते हैं तो ये स्क्रिप्ट चलती है, npm रन बिल्ड करेंगे तो ये स्क्रिप्ट चलेगी। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास npm स्टार्ट जो होता है हमें बाय डिफॉल्ट npm से ही मिलता है, इसलिए हम इसको npm रन स्टार्ट नहीं लिखते हैं, इसको सिर्फ npm स्टार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो npm स्टार्ट करने पे ये चीज चल जाती है, लेकिन अगर मैं npm बिल्ड करूंगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि npm बिल्ड नाम की कुछ चीज नहीं होती है, लेकिन npm रन बिल्ड करूंगा तो ये चल जाएगी। ठीक है, देखो ये चालू हो गया, रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड, रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड लिखा था यहाँ पे, ये चल गई हमारी। ठीक है, तो अगर आप अपना भी कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। लेट्स सपोज npm टेस्ट, npm स्टार्ट लिखा हुआ, आप चाहो बनाना चाहो कि स्टार्ट बिल्ड। ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ कुछ दे दिया भाई, रिएक्ट स्क्रिप्ट चलाओ, और उसके बाद फिर क्या करो, और देते कैसे मुझे मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है, और ये भी चलाओ। ठीक है, तो आप अपना कस्टम ही बनाओगे, आप कैसे लिखोगे, npm रन और स्टार्ट बिल्ड। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो ये आप वाली जो स्क्रिप्ट आपने जो बनाई थी वो वाली स्क्रिप्ट जो कि वो चल जाएगी। ठीक, लेट सपोज आप स्टार्ट के जगह पे आपने यहाँ पे डेव लिख दिया, तो अब npm स्टार्ट करोगे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट तो डिफॉल्ट आता, लेकिन स्टार्ट यहाँ है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, npm रन डेव। ठीक है, तो सब जितने भी हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे हमारा ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, इसको बंद करते हैं अभी। जैसे मैंने अभी Vue.js का एग्जांपल बताया था, तो Vue.js में npm स्टार्ट नहीं होता, Vue.js में npm रन डेव होता है। एंगुलर में कुछ और होगा। ठीक है, या फिर इन फ्यूचर कोई लाइब्रेरी और आती है तो उसमें कुछ और होगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी स्क्रिप्ट हमारे पास मिले हैं, जो भी स्क्रिप्ट हम चला रहे हैं वो कहाँ है, वो सारे स्क्रिप्ट हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है और अगर आप उसको चलाते हो और वो बाय डिफॉल्ट npm से नहीं मिला हुआ है, नोड से नहीं मिला हुआ है, तो आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा, वो स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ग्रेडल हो गया, ग्रेडल में भी आप अपने कस्टम स्क्रिप्ट बना सकते हो, ग्रेडल टेस्ट हो गया, ग्रेडल बूट रन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये भी सिंपल सा है, और बाय डिफॉल्ट बूट रन करके हमारे पास एप्लीकेशन में ग्रेडल में मिलता है। ठीक है, तो उसका यूज होता है।
तो सिंपल सा है, npm run build to compile and build our application, ये हो गया। हाँ, अब हम हमारा npm स्टार्ट चलाते हैं। वेब स्टार्ट में थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपल से ये आप ऐड कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए और यहाँ से प्लस पे और यहाँ से npm चूज़ कीजिए और देखो यहाँ पे सारे कमांड्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें नोड के थ्रू मिलते हैं और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें पैकेट और जैसा रीड कर ली। ठीक है, तो ये सारे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास नॉर्मल सी कमांड क्या है, स्टार्ट है हमारे पास, तो हम स्टार्ट को यूज कर लेते हैं। ये स्टार्ट कहाँ गया, ये रहा npm स्टार्ट। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं कुछ भी, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। और पैकेट और जेसन हमारा ये रीड कर लिया। पैकेज और जेसन अगर नहीं मिलता तो आप पैकेज और जेसन का पाथ दे दीजिए और कौन सी कमांड चलानी है वो कमांड दे दीजिए। अप्लाई, ओके। ठीक, अब हमारा ये, हम यहाँ से अपने एप्लीकेशन को डिबग भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। तो रन करना है तो सिंपली यहाँ से रन कर लिए। लेट्स सपोज अगर आप स्क्रिप्ट के थ्रू रन नहीं करना चाहते हो, कमांड लाइन नहीं यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी चला सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जो हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी मैंने बीच में एक पॉइंट बोला था कि हमारे पास npx भी है और npm का यूज क्या है वो तो पता चल गया। npx क्या है, अब इसका क्या यूज है। तो मैंने रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या यूज किया, पहले मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल किया। लेकिन जो वर्जन 12 आई थिंक 11 या 12 है, उसके बाद एग्जैक्टली पता नहीं, उसके बाद इन्होंने एक कमांड दिया npx। इसका यूज करने के लिए आपको कोई टूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने कमांड लाइन टूल इंस्टॉल किया तो उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो अभी कंफ्यूजन होगा कि तो पहले इंस्टॉल कर चुके इसलिए तुम्हारा चल गया हुआ, तो चाहो तो तुम उसको हटा करके, वो बिन फोल्डर के अंदर होता है उसके अंदर हटा करके चीजें कर सकते हो, या विदाउट इसको इंस्टॉलेशन आप चूज करो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप सेशन रिएक्ट। ठीक है, तो इससे भी आपका एप्लीकेशन बन जाएगा, मतलब एक नया रिएक्ट एप्लीकेशन बन जाएगा। और हमें फायदा क्या हो गया, हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप जो होगा वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। तो जनरली होता क्या है, जब भी आप कोई चीज इंस्टॉल करते हो तो हमारे बिन फोल्डर में जाके स्टोर हो जाती है, फिर उसके बाद उसको अपग्रेड करो, नया वर्जन आया तो अपग्रेड करो नए वर्जन के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज हमें खुद से मैनेज करनी पड़ेगी क्योंकि आपके सिस्टम में है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अपडेट करना। ठीक है, तो वैसा ना करना पड़े, हर बार नया वर्जन उठ कर आए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं। जिससे क्या होता है, जो भी स्टेबल वर्जन होगा उस वर्जन का यूज करेगा ये और आपका हमारा एक एप्लीकेशन तैयार कर देगा। ये सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं है, ये और भी लाइब्रेरीज के लिए है, क्योंकि ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये नोड का पार्ट है। तो जैसे हम नक्स का एग्जांपल अगर लें तो नक्स के अंदर भी आता है npx नक्स क्रिएट ऐप करके आता है, नेक्स्ट ऐप करके आता है, तो उसके बाद एप्लीकेशन का नाम देते हो तो एप्लीकेशन बन जाती है। तो ये जो फंक्शनलिटी हमें मिलती है वो नोड के थ्रू मिलती है, ये पर्टिकुलर क्रिएट रिएक्ट ऐप की वजह से नहीं। और अगर आप इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखोगे तो उन्होंने भी यही रिकमेंड किया हुआ है कि आप क्या यूज करो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करो। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए हैं। जैसे लिखा हुआ ना, इफ यू प्रीवियसली इंस्टॉल ग्लोबली, तो अपडेट, अब वर्जन अपडेट करना पड़ेगा आपको ऐसे ही। लेकिन आप वर्जन अपडेट नहीं करना चाहते हो, इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, तो हर बार क्या यूज कर सकते हो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिकमेंडेड वे यही है कि आप npx का यूज करो, और बाकी आप चाहो तो दोनों ही तरीके से बना सकते हो एप्लीकेशन। लेट्स सपोज आपको पुराने वर्जन में एप्लीकेशन बनाना है, नए वर्जन में एप्लीकेशन नहीं बनाना है, तो आप रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कर लो और उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं, जैसे आप इसका यूज करके बनाना चाहते हो या चाहते हो एक एप्लीकेशन मेरी स्टार्ट हो जाए जैसे npm init करके, उसके बाद मैं उसके अंदर रिएक्ट की सारी चीजें डालना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हो। तो जनरली 3 तरीके होते हैं, 2 तरीके मैंने एक्सप्लेन किए, तीसरा तरीका मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है। आप पैकेट डॉट जेसन बन जाएगा, तो उसके अंदर अंदर आइए, जितनी लाइब्रेरी यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुई है वो सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस आपको हो सकता है उसकी और भी सेटिंग्स वगैरह कुछ हो, जैसे देखो, सॉरी इसके अंदर ही स्टार्ट हो गया।
ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा उससे रिलेटेड बना देता हूँ, गिटहब से रिलेटेड बना देता हूँ। इसमें कुछ फाइलें जो होती हैं हमें सर्वर पे भेजने की जरूरत नहीं है, नोड मॉडल तो ऑटोमेटिकली ऐडेड है क्रिएट रिएक्ट की वजह से। लेकिन हमारे पास पैकेज ये लॉग डॉट जेसन फाइल है, हमें इसको भी ऐड करने की जरूरत है। ये सिस्टम वाइज अपना अलग अलग जनरेट होता है, तो आप इसको भी गिट इग्नोर में डाल दीजिए, उसके बाद ही आप गिट से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है इसकी, नहीं तो हर बार वो आपको क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए बोलेगा वो, जब भी कोई पुल लोगे तो। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर और इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। अब हाँ, अभी मैं वर्चुअल डाउन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा एग्जांपल दे करके। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके चेक करूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखो बिल्ड हुई हैं कि हेड आया है, हेड के अंदर ये सारे डिस्क्रिप्शन मेटा टैग वगैरह इंट्रोड्यूस हुए हैं। उसके बाद हो गया हमारा बॉडी के अंदर ये है डिव रूट है, और हेडर बना हुआ है, हेडर के अंदर ये इमेज लगी हुई है जो रोटेटिंग इमेज है, ये एसवीजी इमेज होती है, और पैराग्राफ है, ये एक लिंक ऐड हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे कहाँ यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, ये जो बंडल डॉट जेएस, मेन डॉट चंक डॉट जेएस, ये सारी चीजें बनी है हमारे वेब पैक का यूज करके बनी है। ठीक, अब ये सारी चीज यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जब मैं इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, सॉरी, पेज सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई हेडर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ना ना तो एसवीजी दिख रहा है, ना तो एचटीएमएल वो कुछ भी कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से है, तो ये जो हमारा होता है वो एक्चुअल डॉम होता है जिसको हम देखते हैं, और ये जो क्या होता है हमारा, ये जो हमारा ये वर्चुअल डॉम है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज लाइक वर्चुअली, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वो क्या होता है, धीरे धीरे जब कंपोनेंट हमारा कंबाइन हो जाए तो वो सारी चीजें क्या होती है हमारे एचटीएमएल पे जाकर के अपेंड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है इसमें, और भी इसका बेटर एक्सप्लेनेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अब हम इस लाइब्रेरी फाइल पर आते हैं, तो सबसे पहले हम खोजते हैं हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कहाँ है, जिसके अंदर का वो कंटेंट हमें दिख रहा था। तो ये रही हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसके अंदर हमारे सारे कंटेंट दिख रहा था, ये रहा कंटेंट वो जो यूआई पे था। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझने वाला सेक्शन है वो ये है, ये div id रूट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो मेन ये इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जो हमारी होती है वो मेन फाइल होती है। तो इसके अंदर ये रिएक्ट का कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको बाद में देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, रिएक्ट को इम्पोर्ट किया हुआ है, रिएक्ट डॉम को इम्पोर्ट किया हुआ है, और इंडेक्स डॉट सी एस एस जिसके अंदर हमने सारी स्टाइलिंग कर रखी हुई है, ये रहे सारी स्टाइलिंग। और एक और कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इम्पोर्ट किया हुआ है। और सर्विस वर्कर की हमें जरूरत नहीं है, सर्विस वर्कर आप चाहो तो हटा सकते हो। ठीक, हमें टेस्ट ऐप पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो टेस्ट ऐप भी हम हटा देते हैं। और पैकेट डॉट जेसन में टेस्टिंग से रिलेटेड कोई अगर डिपेंडेंसी पड़ी हो तो वो भी हटा देते हैं, हमें टेस्टिंग तो करनी नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं, टेस्ट हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, अब भी जो मैं बोला था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वो जो फाइल लिखी हुई थी ये diff डॉट id डॉट रूट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ इस आईडी के ऊपर ही हमने अपने क्या किया हुआ है, रिएक्ट जैसे कंपोनेंट को क्या किया हुआ, अपेंड किया हुआ है। जो कुछ भी अपेंड हमारा दिख रहा है यूआई पे, उस रूट की वजह से दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे जाके इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, देखो ये हमारा हॉट लोडिंग चल गई, और चूंकि अब हमारे एचटीएमएल पे रूट नाम का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से ये एरर आ रही है कि टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डॉम एलिमेंट। ठीक है, आपने जो टारगेट कंटेनर दिया हुआ है रूट, वो डॉम एलिमेंट नहीं है, जो रियल डॉम एलिमेंट है वो एलिमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंपोनेंट रेंडर नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे अगर ऐप किया हुआ है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐप करोगे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ ऐसा सिमिलर सा ही होता है। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख गया, Vue.js में भी ऐसे फॉलो होता है कि HTML के अंदर वो एक आईडी करके कुछ अपेंड करते हैं, और उसी आईडी के ऊपर हमारी सारी चीजें रेंडर होती हैं। एंगुलर में भी हमारा वैसे ही होता है, सब में हमारे वैसे ही चलते हैं। हमारे पास जो फाइल बनेगी HTML की वो सिंगल फाइल बनेगी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये आईडी होगी, ये डिव होगा। ठीक है,
तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट फाइंड किया, सिंपल सा, ये सबको पता होगा, नॉर्मल सा, हम बहुत दिनों से यूज करते आ रहे हैं कि एक एलिमेंट फाइंड किया जिसकी आईडी है ऐप। उसके अंदर हमने क्या किया, अपने रिएक्ट डॉम को रेंडर कर दिया। रिएक्ट डॉम रेंडर 2 आर्गुमेंट लेता है कि क्या रेंडर करना है और किस पर रेंडर करना है। तो हमें क्या रेंडर करना है, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड लिखा हुआ है, कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ होगा रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐप भी कर दोगे तो मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए। कॉमा गायब हो गया, ठीक। तो देखो हमारा एप्लीकेशन अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो कुछ नया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा रिएक्ट डॉम स्टेटस। तो ये सिंपल सा हमारा index.html है, यही हमारा जो मेन है, जो हमारा एप्लीकेशन को कैसे रेंडर कराना वो दिखा रहा है। अब हम आते हैं कि हमें यहाँ पे कोई लोगो नहीं दिख रहा है, कोई टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडिट src app एंड सेव टू रीलोड, ठीक है। तो अब हम app.js के अंदर जाके देखते हैं। हाँ, ये रहा हमारा वो कोड जो हमें यूआई पे दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा लोगो दिख रहा है और ये हमारा ये वो मैसेज दिख रहा है और ये हमारी वो जो लिंक दिख रही है। तभी हम क्या करते हैं, ये लिंक हटाते देखते हैं क्या सही है। तो ये सेव किया और हमारा ये कंपोनेंट री रेंडर हो गया हॉट रीलोडिंग का यूज करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ अगर देखा जाए तो सिंपल सा क्या है कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम है जिसके अंदर हमने कुछ रिटर्न कराया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल सा हमारे जावास्क्रिप्ट की तरह के हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक्सपोर्ट होता है हमारे जैसे पैकेज, और जैसे जैसे हम लोग पैकेज बनाते हैं जावा में, तो पैकेज को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, वो पैकेज कॉम डॉट ऐसे करके लिखते हैं तो अपने आप वो इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जब तक आप ये एक्सपोर्ट नहीं करोगे तब तक आप इसको बाहर यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा ये फंक्शन बना हुआ, मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये हमारा एप्लीकेशन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ, डज नॉट कंटेन अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अगर आपको कोई चीज बाहर यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम वापस कर देते हैं। अब बात आती है ये डिफॉल्ट क्या है। तो जनरली क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक जेएस फाइल है, उसमें मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे सिंपल सा एग्जांपल लूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का तरीका है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एक दो फंक्शन बने हुए हैं जो क्या करते हैं, एक फंक्शन बना हुआ है वो मल्टीप्लाई करता है, एक फंक्शन जो बना हुआ है वो डिवाइड करता है, और एक फंक्शन बना हुआ है जो उन दोनों फंक्शन को कॉल करता है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट को जब एक्सपोज करोगे क्या करोगे, वो मेथड करोगे जो क्या करता है, 2 बार मल्टीप्लाई करता है और उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ERT/100 होता है ना, तो बाय जो 100 से डिवाइड कर रहा है, तो वो जो मेथड होगा हमें सिर्फ वो एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट करना तो आप एक्सपोर्ट का यूज करके कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन ये क्या करते हैं, ये क्या इनका रिस्ट्रिक्शन है कि एक एप्लीकेशन के अंदर आपका एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ ना, डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड, तो हम इसको डिफॉल्ट ही कर देते हैं अभी, ठीक। मल्टीपल एक्सपोर्ट करना है तो आप ऐसे एक्सपोर्ट करके लिख सकते हो, उसमें डिफॉल्ट देने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट इज लाइक अ प्राइमरी, जैसे मेन फंक्शन होता है उसी तरह हमारे पास डिफॉल्ट लगा देते हैं, तो यही होगा जो डिफॉल्ट हमारा वहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। इसको हम शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन ऐसे करके, तो वो भी चलेगा, ठीक है। ये रही हमारी। अब हम इसके अंदर कुछ कंटेंट हटाते हैं और उसके अंदर कुछ भी लिखते हैं। ये हमारी चीजें यहाँ पे हो गई, रेंडर हो गई। अब इसकी स्टाइलिंग इन्होंने app.css के अंदर स्टाइलिंग कर रखी थी। स्टाइलिंग ये देखो लिखी हुई है, आप यहाँ पे कस्टम भी स्टाइलिंग करना चाहो तो कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ क्योंकि हमें कोई स्टाइल की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये टेस्ट फाइल हटा दी, CSS हटा दी, index.css हटा दी, लोगो भी हम हटा देते हैं, ये सारी चीजें डिलीट कर दें। ये बिल्कुल ही मतलब अननेसेसरी चीजें हैं अभी के लिए। और यहाँ से हमने ये इम्पोर्ट किया था, ये इम्पोर्ट हटा दें। यहाँ पे हमने इंडेक्स एक्सपोर्ट किया हुआ, ये हटा दें, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन बन गई जिसके अंदर क्या हो गया, जो मेन है वो है पैकेट.json, उसके बाद है app.js, index.js और ये
index.html। तो सिर्फ ये 5 कंपोनेंट्स ही हैं जो हमारे क्या होते हैं बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे रिक्वायर्ड है। इसके बाद सारी जो चीजें होती ये मतलब एक पार्ट है इनके कि भाई इनको अच्छा दिखाने के लिए ऐड किया गया, पर उनकी कोई जरूरत नहीं है तो उनको हमने हटा दिया। तो ये सिंपल सा हमारा एक क्या हो गया, रिएक्ट एप्लीकेशन तैयार हो गया। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को मैं सर्वर पे पुश कर दूंगा, हालांकि पुश करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद बना के भी देख सकते हो। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने आपको पीपीटी में बताया था कि हमें क्लास की नॉलेज होनी चाहिए। अभी हमने कहीं क्लास तो बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो क्लास क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं, या और भी चीज़ें कैसे करते हैं, ये फंक्शन का मतलब क्या, फंक्शन क्यों बनाया है। तो अब जब भी कोई एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास क्लास बना हुआ होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी जो आज के लिए है वो बस अभी इतना ही है। तो अगर आप किसी को कोई डाउट हो तो 1 बाय 1 पूछ लो, और नेम वाइज पूछ लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसको पूछना है। तो नेम वाइज स्टार्ट करते हैं। तो अभिषेक। नहीं अभी कुछ ठीक है, अनुदेश। अभी तो नहीं है कोई भी। गौरव। आई एम गुड। ठीक है, कृष्णा। भाई मेरे को एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हम स्टेट बनाते हैं तो स्टेट हम दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो हम बना सकते हैं होल एप्लीकेशन के लिए, एक कंपोनेंट के लिए। तो मतलब उनको कैसे बनाते हैं, होल के लिए कौन सा स्टेट होगा और कंपोनेंट के लिए मतलब कैसे? अच्छा ठीक है, तो अगर होल एप्लीकेशन की बात करें वो मैं एक्चुअली क्या होता है उसके लिए हम रिडक्स वगैरह जनरली यूज करते हैं होल एप्लीकेशन के स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग लेवल पे तुम बस कंपोनेंट लेवल पे सारे वो लेके चलो। ठीक, तो मतलब कंपोनेंट लेवल पे आप सारे स्टेट बनाओ। लेट्स सपोज हमने क्या किया, कोई स्टेट बनाया हुआ index.js के अंदर। ठीक है, तो वो अभी जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्टेट बना था, यहाँ पे कोई स्टेट तो बनेगा नहीं, app.js में मान लेते हैं। मैं यहाँ कोई स्टेट बना लेता हूँ। स्टेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उस स्टेट को मतलब किसी दूसरे कंपोनेंट में आपको वो चीज़ अचीव करनी है तो आप यहाँ पे एज ए प्रॉप्स पास कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉप्स क्या होते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, वो जो स्टेट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसके भी डिफरेंट तरीके हैं स्टेट बनाने के भी। तो वो मैं सारा नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पुनीत। नहीं विजय। ठीक है, प्रसेन। नहीं अभी नहीं। ठीक है, संदीप। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो मुझे स्काइप पे तुरंत मैसेज करके पूछ लेना। हालांकि कुछ खास इसमें आज के लिए था नहीं, तो मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैसे होता है वो बता दिया। और परसों जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा फ्रूटफुल होगा कि स्टेट कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, एक स्टेट एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे कैसे जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे और उनका फ्लो करके चेक करेंगे। ठीक है, श्योर, थैंक यू। ठीक, बाय।